नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें हम जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी, जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पेट, लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये टाइम जो आप संघर्ष करना है थोड़ा और संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि जब संघर्ष के दिन होते हैं ना तो एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगता है उम्मीद ही खत्म हो जाती है। अब लगता है कि अब तो जॉब नहीं लगेगी, अब मेरी किस्मत में ही जॉब नहीं है। लेकिन समझ जाइए कि वही वक्त है कि अब आप बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। कई बार क्या होता है, अंतिम जो ताला होता है ना, अंतिम कुंजी से ताला खुल जाता है। तो हो सकता है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, बस अच्छे से मेहनत कर लीजिए। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी आपके 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ है? 9 जून 2024 को। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभी आपका जो चुनाव हुआ था कौन सी लोकसभा के लिए होता? 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था, जो कि 7 चरणों में संपन्न हुआ है। अब 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने गए। लोकसभा अध्यक्ष का क्या होगा? अभी निर्वाचन होगा। इस बार इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, वरना अभी तक क्या होता था, सर्वसम्मत से लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता था। अभी राष्ट्रपति जी ने प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आपके जब 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो इसमें 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं किसने भाग लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रनील विक्रमसिंघे, इन्होंने भाग लिया था। मालदीव के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशल के उपराष्ट्रपति आए थे अहमद अफीक। सेशल से आपके उपराष्ट्रपति आए थे, कौन आए थे? अहमद अफीक। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, कि लगातार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। अच्छा, शेख हसीना के पिता कौन थे? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कौन थे? शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश का गांधी भी मुजीबुर रहमान को कहते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, कौन थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे आपके प्रविंद कुमार जुगनौथ। इसके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे? शेरिंग तोबे। बांग्लादेश की शेख हसीना। इन 7 लोगों ने 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। अच्छा, लोकसभा की बात आई तो लोकसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि भाई लोकसभा का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है। लोकसभा का हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में उल्लेख है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा आपका अस्थायी सदन होता है और निम्न सदन होता है। लोकसभा पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1951-52 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार जी ने एक बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा है। किससे पराजित हुई थी? मीरा कुमार जी रामनाथ कोविंद जी से पराजित हुई थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हो गया आपकी लोकसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अभी कौन सी लोकसभा को हमने समाप्त किया है? 17वीं लोकसभा को भंग करके नई 18वीं लोकसभा का गठन किया है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। ओम बिरला जी जो कि कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद थे, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पर्पल फेस्ट का आयोजन दिल्ली के अमृत उद्यान में हुआ था। इसके अलावा कुछ और महोत्सव हैं जो दिल्ली आयोजन कराता है। भाई भारत पर्व का महोत्सव, विधि महोत्सव, आदि महोत्सव, ये सब दिल्ली के प्रमुख महोत्सव हैं। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि आपके ऑफलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँ कि आपके मूल कर्तव्य से जुड़े क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में आपने क्या किया था, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया था। भाई हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। सरदार छोड़ सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को लिया। मूल कर्तव्य हमने कहाँ लिया था? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया था। तो मूल संविधान, जब हमारा मूल संविधान बना था तो मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा तो कितने 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमने 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा था। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। माता पिता का मूल कर्तव्य होगा कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएं। अच्छा, शिक्षा का अधिकार को उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे? हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्य को सरदार छोड़ सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने प्रस्तावना में भी संशोधन किया था। अच्छा बताइए, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे ना। कौन कौन से शब्द थे? उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो, इस सीरीज से आपकी जीके जीएस बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसे आपकी पॉलिटी की क्लासेस ऑफलाइन में भी चल रही हैं और ऑनलाइन बैचेस में भी चल रही हैं, और यूट्यूब की क्लासों से क्या होगा, अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हैं, तब भी आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ बहुत जल्द आप सबको हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के संपूर्ण नोट्स मिलेंगे और संपूर्ण क्लास मिलेंगी, उसको देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य कब लागू हुए थे? भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा था मूल कर्तव्यों को। भाग 4 में किसका उल्लेख है? भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे? आयरलैंड के संविधान से। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया? सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब आया था? तो राइट टू एजुकेशन के एक्ट आपका आया था 2009 में। राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, ये क्लास अगर आप पहली बार देख रहोगे तो थोड़ी सी टफ लगेगी, या हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि कहीं हिस्ट्री आ जाएगी, कहीं पॉलिटी, कहीं साइंस, तो कहीं करंट, कहीं स्टैटिक जीके। लेकिन एक बात समझ लीजिए, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं भी और लोगों के तरीके से 4 ऑप्शन लेके आऊँ, एक क्वेश्चन उनके आंसर डिस्कस कर लूँ, लेकिन उस तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी वैकेंसी को देख लो, अगर 10,000 वैकेंसी आई है तो फॉर्म पड़ते हैं 10 लाख। अब 10 लाख में से सारे बच्चे तो नहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट वही 10,000 होंगे। अब पुलिस एग्जाम में सिलेक्ट तो वही 60,000 बच्चे होंगे, फॉर्म चाहे जितने पड़ जाएं। तो 60,000 बच्चों को मेहनत करने का तरीका भी अलग होता है, अलग तरीके से मेहनत करते, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। और एक बात समझो, अगर इन सारी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हो, अगर मेरे से कम टाइम में आप रिवीजन कर लेते हो तो क्लास मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ों को जो मैं रिवीजन करा रही हूँ, कम टाइम में रिवीजन करा रही हूँ, तो क्लास देखिए, तैयार करिए, नोट्स बनाइए और सारे पॉइंट को तैयार करिए। इसके बाद संघ का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? कहा गया था कि मूल कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में? भाग 4A में। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के पूरे 22 भागों का बारे में डिस्कस हम कल के वीडियो में किया था, उसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 52 में भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भाई भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन सी? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ पे होता है? उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म होता है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से? इनका संबंध संथाल जनजाति से है। नीलकंठ अवार्ड, उड़ीसा में बेस्ट विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड दिया जाता है।
नीलकंठ अवार्ड हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिल चुका है। अच्छा बताइए कि इसके साथ साथ झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध था बिहार से। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसके दिन हम भारत के राष्ट्रगान को अपना लेते हैं, भारत के राष्ट्रगीत को अपना लेते हैं। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को भी चुन लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी कृष्ण नारायण धर ने, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। तो देखो सारे, इसके साथ साथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की सफलता सीरीज में वीडियो पड़ा है, जिसमें कांग्रेस के जितने भी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद के जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उन सब के बारे में डिस्कस किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महान्यायवादी की राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सब कौन करता है? ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। भारत सरकार जो भी संधि करती, समझौता करती, किसके नाम पे करती है? राष्ट्रपति के नाम पे करती है। अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यक है? हमारे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में भारत राज्यों के संघ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब कि भाई राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में भारत का विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत ने क्या किया था? लोगों से विलय पत्र पर साइन करवाया था। हमने किसी के साथ समझौता नहीं किया, तो किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। हमारे यहाँ पे कैसे? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन भारत चाहे किसी राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड करना कर सकता है, भारत ने किया है। भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया है, बिहार से झारखंड बनाया है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया है, तो भी जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूटी बनाए, दादरा नगर हवेली दमन दीव का विलय कर दिया। ये सारे अधिकार किसके पास है? भारत के पास। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में हमने कहा कि अगर नए राज्यों को आपको प्रवेश कराना है तो कैसे कराएंगे? अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश तभी कराएंगे अगर आपने उस क्षेत्र को अर्जित किया हुआ है या फिर उस क्षेत्र को आपको अर्पित किया हुआ है, किसी देश ने अर्पित किया है। क्या अनुच्छेद 2 के तहत हमने किसी राज्य का प्रवेश कराया है? हाँ जी, सिक्किम का। 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को हमने सह राज्य का दर्जा दिया था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बनता है? 22वां राज्य बन जाता है। उस टाइम पे सिक्किम में किसका शासन था? तो उस टाइम पे सिक्किम का नामाक्याल वंश का शासन था। अगर आपको अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि भाई 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत के द्वारा भी किया जा सकता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर देखो आपने एक बार पढ़ा होगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही तो समझो इन सारे पॉइंट को तैयार करना है, क्योंकि पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। अभी हाल ही में क्या हुआ है? गगनयान मिशन के अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए हैं। कौन कौन से? आपके अजीत कृष्ण है, अंगद प्रताप है, बालकृष्ण नायर जी, शुभांशु शुक्ला। ये 4 अंतरिक्ष यात्री जो गगनयान मिशन के लिए नामित किए गए। अच्छा बताओ भाई, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ जी इसरो के हेड हैं। अभी इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? आदित्य मिशन लॉन्च किया। आपके चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया। ये सारी किसने? इसरो ने लॉन्च किया। तो भाई डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी?
1 जनवरी 1858 को, 1 जनवरी 1958 को क्या हुआ था, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ के हेड कौन है, समीर वी कामत जी डीआरडीओ के हेड हैं। अच्छा, वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का कौन सा स्थान है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, तो 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब भाई 18वीं लोकसभा में मंत्री कौन बना है, 18वीं लोकसभा में कितने मंत्री बने, कितने और मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने 18वीं लोकसभा के बारे में जब डिस्कस किया तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ी थी। आपको पता है कि इस बार हमने कितने 72 मंत्री बनाए, जबकि हम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हमारे यहाँ पे एक वरीयता क्रम है, तो वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री का तीसरा स्थान है। वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं, इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, इसके बाद चौथे क्रम पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। पांचवें क्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री क्या होते हैं, पांचवें क्रम में होते हैं वरीयता क्रम में। छठवें में कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। और आप सबको पता है कि इस बार शायद लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति जी ने क्या किया, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया है। अभी तक के इतिहास में कभी भी लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव नहीं हुआ, पर इस बार शायद होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या हुआ, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इस बार सरकार किसकी बनी है, इस बार गठबंधन की सरकार बनी है। किसके गठबंधन की बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। अच्छा, एनडीए गठबंधन के अंदर के सबसे बड़ी पार्टी कौन है, और एनडीए गठबंधन के अंदर कुल कितनी पार्टियां हैं, और एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इस बार वर्दी आपको जुनून है, हर हाल में आपको लेनी है। सातवें क्रम पे कौन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, संघ के कैबिनेट मंत्री, इसके साथ साथ आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष नेता, भारत की योजना आयोग को उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री और जिन्हें भारत रत्न मिला है, ये सब आपके वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, भारत के जो भी पूर्व राष्ट्रपति होगा वो कहाँ पे आएगा, 5वें क्रम पे आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर सिर्फ मंत्री के बारे में पूछेगा तो 7वें क्रम पे होगा, सिर्फ भारत का पूर्व राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन से होगा, 5वें क्रम पे। इसके साथ साथ 8वें क्रम पे कौन होते हैं, मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत होते हैं, पूर्व अधिकारी, उच्चायुक्त, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री अगर अपने राज्य से बाहर हैं तो कौन से क्रम में आएंगे, 8वें क्रम में आएंगे। 9वें क्रम में कौन आएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, कैग होता है, आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब आपके 9वें क्रम में। 10वें क्रम पे कौन आएगा, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य, ये सब क्या होंगे आपके 10वें क्रम में। तो वरीयता सूची के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा इस पर फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर दिया करिए। जब एक कमेंट लिखते हैं ना तो कमेंट मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, ऐसा लगता है कि जो इतनी मेहनत की गई, क्वेश्चन ढूंढे गए, उन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग सेट किया गया, तो जब हम कमेंट्स करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते और सिलेक्शन चाहते हैं, तभी आपका हमारे चैनल में स्वागत है।